हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ये वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें और ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट करने के लिए आप bwiseclasses.com विजिट करके केमिस्ट्री का ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट 11th क्लास में है वो 11th का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जो स्टूडेंट 12th या 13th में है वो कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। हाँ भाई, गुड इवनिंग। क्या पढ़ना बोलो जल्दी। थर्मोकेमिस्ट्री लिखो। थर्मोकेमिस्ट्री थर्मो मीन्स हीट। हीट इन केमिस्ट्री पढ़ना है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद हीट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। यही तो होगी डेफिनेशन इसकी। लिखो फिर, इट इज थर्मोकेमिस्ट्री। नए पेज से लिख लो प्लीज, नए पेज से लिख लो। एक टाइप से नया चैप्टर है ये। मैंने इतनी बार बोला थोड़ा बहुत पेज छोड़ दिया करो, मिस्टेक लिखनी पड़ जाए आपको। मैं पेपर में जो आप पेपर करते हो उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दूं, उसमें से आपको उस टॉपिक के नीचे नोट करना पड़ जाए रिवीजन के लिए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम नोट्स रिवाइज करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। नोट्स रिवाइज नहीं करने चाहिए बार बार। नोट्स रिवाइज करना बोरिंग होता है, हमेशा आपको डिमोरलाइज करता है। समझ आ रही बात। नोट्स के वो क्वेश्चन रिवाइज करने चाहिए जो आपको हमेशा फंसते हैं। नोट्स के क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। बाकी कहीं के क्वेश्चन अच्छे नहीं होते जितने नोट्स के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, खासकर अपने। लिखो फिर, थर्मोकेमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद हीट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन से लिख लो, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, अब हम बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इट इज, दोबारा बोल देता हूं, मेरे से पूछ लो। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इन्होंने भी नहीं लिखा है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद हीट चेंज इन ए रिएक्शन, या ड्यूरिंग ए रिएक्शन, या इन केमिकल रिएक्शंस, जो भी लिखो। नेक्स्ट लिखो थर्मोकेमिकल इक्वेशन। वो घड़ी चलाओ, ऑन कर दो उसको। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ये कैसी इक्वेशन है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज भी है और हीट चेंज भी है। ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल इक्वेशन लिख लो। ए केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट केमिकल चेंज एज वेल एज हीट चेंज। ए केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट हीट चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। दोनों चेंज, हीट चेंज और केमिकल चेंज को जो रिप्रेजेंट करे। जैसे मैंने ये लिखा, कार्बन, यहां पे सॉलिड ग्रेफाइट लिख देते हैं, O2 गैस के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए जो डेल्टा एच आता है दैट इज -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक, क्या मैंने इस रिएक्शन में केमिकल चेंज बताया है? कार्बन और O2 रिएक्शन करके CO2 दे रहे हैं। ये दो जब रिएक्शन करते हैं एक नया प्रोडक्ट देते हैं, केमिकल चेंज हो गया, और इसमें हीट नेगेटिव है, यानी इतनी हीट रिलीज हुई है, तो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखो एक बार, ये लिखो जल्दी से। थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखो, लिख ली। अब लिखो क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ये बैलेंस इक्वेशन होती है। लिखो पहला पॉइंट क्या है इसका, बैलेंस रिएक्शन या बैलेंस इक्वेशन। सेकंड पॉइंट, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या होना चाहिए? हीट चेंज गिवन होना चाहिए। हीट चेंज भी रिप्रेजेंट करती है। सीधा लिख लो ना, ये ऐसे लिखोगे, इट रिप्रेजेंट हीट चेंज। सीधा लिख लो, हीट चेंज इसमें दिया रहता है, हीट चेंज। थर्ड, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी प्रेजेंट होनी चाहिए। देखो मैंने लिखी या नहीं लिखी ब्रैकेट में, ये सॉलिड होता है। अगर कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड, अंडरस्टूड है? ठीक, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी रिप्रेजेंट होनी चाहिए। और एलोट्रोपिक फॉर्म भी दी होनी चाहिए। इसको हम बोलेंगे एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे मैंने ब्रैकेट में इसलिए ग्रेफाइट लिखा, डायमंड भी तो हो सकता है कार्बन, ठीक, इसलिए मैंने ग्रेफाइट लिखा। अब समझ में आया क्यों ग्रेफाइट लिखा यहाँ पे? कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट लिखे, हो गया भाई। अब हम पढ़ेंगे ये केमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। हमने इसमें पढ़ लिया, हम ये पढ़ रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन है, तो हेडिंग डाल लो हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन
हीट ऑफ रिएक्शन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर दो। कहीं कहीं पे ऐसा रहता है डेल्टा आर एच, कहीं कहीं ऐसा लिख देते हैं डेल्टा एच आर, हरियाणा रोडवेज एच आर। बहुत फास्ट चलती है भाई। हीट चेंज क्या होगा? हीट चेंज क्या होगा भाई? टोटल हीट चेंज कितनी हुई है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, बस ये लिख लेंगे। लिखो, इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इट इज द हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। ये हीट आ गया, हीट ऑफ द रिएक्शन। कोई डाउट है क्या? यूनिट क्या होगी इसकी? जो एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक। कोई डाउट है क्या? समझ आ रही बात? अगर मान लीजिए नोट डालो, एक नोट डाल के लिखो, इट इज डिफाइंड फॉर बैलेंस रिएक्शन। इट इज डिफाइंड फॉर बैलेंस रिएक्शन। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसके लिए नहीं बोलेंगे इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए हीट चेंज है। इट इज डिफाइंड फॉर बैलेंस रिएक्शन। और अगर हमें कभी भी डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, इसको हम लिखते हैं भाई, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन, चलो बाद में लिख लेंगे इसको, एक बार एग्जांपल लिख लेते हैं ना, बाद में लिखवा देता हूं इसको। देखो, जैसे मान लीजिए H2 है, H2 गैसियस रिएक्ट विद हाफ O2 गैसियस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड, ठीक। तो इस रिएक्शन में जो हीट का चेंज आएगा, क्या उसको मैं डेल्टा आर एच बोल सकता हूं? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बताओ। हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकता हूं भाई, रिएक्शन बैलेंस है, मुझे और कोई मतलब नहीं, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, एक ही खास बात है। तो इसके लिए मैं डिफाइन कर सकता हूं, H2 गैस प्लस O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड। ऐसा ही होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या देते हैं? H2 देते हैं। क्या इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन डिफाइन होगी? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए हम हीट ऑफ रिएक्शन नहीं बोलेंगे। अगर इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता, H2 गैस प्लस O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O2 लिक्विड, क्या अब ये बैलेंस है? तो इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन बैलेंस डिफाइन होगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O गैस, क्या इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड है? आपको ओनली एंड ओनली गैस लिक्विड क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं देखना। रिएक्शन क्या होनी चाहिए हीट ऑफ रिएक्शन के लिए? बैलेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में, बस यही ध्यान रखना, क्योंकि अभी ये एक पॉइंट पढ़ा है, आगे सारे पॉइंट ऐसे पढ़ते चलेंगे। क्योंकि कहीं पे एक मोल के लिए आएगा, कहीं पे कुछ आएगा, कहीं पे कुछ आएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं तो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां पे ये भी है, हीट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने के लिए ओनली एंड ओनली रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? मान लीजिए कोई बैलेंस रिएक्शन है, मान लीजिए अपने को ये बैलेंस रिएक्शन दे दी, बैलेंस रिएक्शन दे दी, N1A प्लस N2B इज कन्वर्टिंग इनटू M1C प्लस M2D, ठीक। इस रिएक्शन के लिए मुझे हीट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करनी है। तो इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या बोलेंगे? टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें किसी को कोई डाउट? यानी आपको हीट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दी गई हो, तो प्रोडक्ट की टोटल करके उसमें से रिएक्टेंट की टोटल हीट माइनस कर देना, हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। कोई डाउट है क्या? तो जल्दी से एग्जांपल लिख लो। समझ में आए? हमने सबको पता है किसी रिएक्शन में कितनी हीट निकल रही है, उस हीट निकल रही है, हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई, उसको हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये डिफाइन किसके लिए होगी? बैलेंस रिएक्शन के लिए होगी। एक ही पॉइंट सीखा अभी तक हमने, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आई मेरी बात? लिखो जल्दी से। समझ आ गया? तो ऐसे सिखाऊंगा मैं आपको क्रैश कोर्स में कि इस पॉइंट पे फोकस करो रिवीजन में, ठीक। ये मिस्टेक मत करना, तो तब भी मार्क्स नहीं आएंगे ना भाई। मेरे पास इलाज नहीं है, चेक कराओ दूसरे डॉक्टर से। जो मैं बात बोलता हूं ना, इस बात का ध्यान देना है, उसको लिख लिया करो अलग से, वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है और वही एग्जाम में काम आती है, ठीक है। लिखा? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखेंगे भाई? ओम प्रकाश। अरे ओम प्रकाश नहीं, दूसरा क्या नेम है भाई उसका? अरे दूसरे का नेम क्या है? साथ में बैठता जो
मनोहर, शर्म आती है नाम बताने में। अच्छा नेम है यार, मनोहर, कितना अच्छा नेम है। हीट ऑफ रिएक्शन इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा एच नोट या डेल्टा आर एच नोट है ना, या डेल्टा एच आर नोट, ठीक, जो भी लिखा जाए। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या क्या बोलेंगे भाई? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन कैसे हो रही हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही हो, किस पे? 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, ये कंडीशन अगर दी गई है, उस रिएक्शन की हीट क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, है ना? समझ आ रही बात? अच्छा, पीछे ना हमने सारे 1 मोल के लिए लिखे, एक एग्जांपल ऐसा भी लिख लो, जैसे पीछे आपने ना वो किया था ना लास्ट में, कोई भी एग्जांपल को एक काम करो, जैसे एक एग्जांपल उसमें ये भी लिख लो, सी सॉलिड O2 टू CO2 इज कन्वर्टिंग ऑन टू CO2 गैस। बस अपने क्या देखना, रिएक्शन बैलेंस है, तो इसके लिए हीट डिफाइन है, हीट ऑफ रिएक्शन डिफाइन है। एक एग्जांपल ये भी कर लो, क्योंकि स्टूडेंट्स ये मिक्स कर देते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, वो हम 1 मोल के लिए पढ़ेंगे, फिर वो सोचते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन भी 1 मोल के लिए है। हीट ऑफ रिएक्शन 1 मोल के लिए नहीं है कभी भी। चाहो तो और एग्जांपल लिख लो कितने भी। हीट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने के लिए एक ही बात होती है कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। समझ आई बात? तो वो हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। अगर मान लीजिए सेम रिएक्शन को अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में करा दें 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर पे करा दें, दैट विल कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। कोई डाउट है क्या? डेल्टा एच नोट कहलाएगी। बस समझ आया दृष्टि? पक्का बोलो भाई, लिख लिया? तो पीछे एक एग्जांपल लिख लेना, और यहां पे फिर इसी एग्जांपल को लिख लो, चाहे और एग्जांपल लिखना चाहो, जैसे H2 गैस है प्लस हाफ O2 गैस है, ये H2O लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक। ये अगर 298 केल्विन एंड 1 बार पे अपने को दे रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन है, ठीक। कोई डाउट है क्या? इसमें भी ऐसा ही होगा, चाहे कितने ही दे रखे। जैसे मान लीजिए मेरे को दे दिया CaO सॉलिड है प्लस CO2 गैस है, ठीक, CaCO3 में कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? N2 क्या हो गया? सही तो है। N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है तो ये भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। कोई डाउट है क्या किसी को? समझ आया यहां से सबको? तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब यही है कि जब स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। हाँ, बैलेंस तो पहली बात है, बैलेंस तो पहली बात है। समझ आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा, मैं ऐसा लिख दूं, अगर ये लिख दूं, यहां पे और एग्जांपल लिखते चलो, और मजा आएगा। देखो, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, H2O गैस, इसके लिए डेल्टा RH डिफाइन है हीट ऑफ रिएक्शन। बस क्या देखना है? बैलेंस है, सही है ना? क्या इसके लिए डेल्टा RH नोट डिफाइन है? बताओ भाई, 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे कभी H2O गैस होता है क्या? तो ये डिफाइन नहीं है। समझ आई कि नहीं आई बात? कोई डाउट है क्या किसी को? बस इतना करना था। और करवाऊं? हीट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते टाइम हमें नहीं देखना 1 मोल है, 2 मोल है, 5 मोल, बस ओनली बैलेंस रिएक्शन देखना है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन में हमें देखना जो हमारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट है क्या वो स्टैंडर्ड कंडीशन के हैं, ठीक। दूसरों का भी पता चल जाएगा अपने को, नॉर्मली आएंगे ना। नहीं, बिल्कुल नहीं करता। लो एग्जांपल लिखो, कार्बन डायमंड है, ठीक, इसने O2 के साथ O2 गैसेस के साथ रिएक्शन की, CO2 गैस बना, ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक मैं लिख देता हूं, कार्बन ग्रेफाइट है प्लस O2 गैस के साथ रिएक्शन की और CO2 बना, ये गैसियस बना। इन दोनों के लिए डेल्टा RH भी डिफाइन है और डेल्टा RH नोट भी डिफाइन है, क्योंकि दोनों सेम कंडीशन में आएंगे। ये भी डिफाइन है, डेल्टा RH नोट भी डिफाइन है। डेल्टा RH नोट का तो पता अपने को, O2 गैस होती है, कार्बन डायमंड हो ही सकता है, ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर 1 बार पे, और CO2 गैस होती है। समझ आया सबको?
बस आपको बैलेंसिंग देखनी है। आपको दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत यहाँ आई स्टैंडर्ड कंडीशन में, रिएक्शन बैलेंस थी, ये तो सब सही था, लेकिन H2O गैस नहीं होता भाई। समझ आई मेरी बातें? पक्का? नेक्स्ट आगे बढ़े। एग्जाम्पल कम करोगे, समझ गए करोगे ज्यादा अच्छा है। ज्यादा एग्जाम्पल कराऊंगा ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, नेक्स्ट लिखिए। एक बात लिखो स्टार लगा के, अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, अगर किसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो उसके हीट का साइन भी रिवर्स हो जाता है। वैसे एक लॉ में भी हम पढ़ते हैं, इफ, चलो वैसे भी लिख लो, लॉ में भी लिखवा दूंगा, इफ ए रिएक्शन इज रिवर्स्ड then sign of heat is also reversed. If a reaction is reversed then sign of heat is also reversed. देखो जैसे मान लीजिए A is converting into B है, इसके लिए डेल्टा H इक्वल टू माइनस एक्स है, ठीक, और यहां पे मैंने B is converting into A लिख दिया, तो डेल्टा H क्या होगा बोलो? प्लस एक्स होगा। रिएक्शन उल्टी होगी तो साइन इनवर्स हो जाएगा डेल्टा H का। कोई डाउट है क्या? करें स्टार्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ ए रिएक्शन। सबसे पहला फैक्टर लिखो रिएक्शन कंडीशंस। आपने लिखा नहीं क्या? ये नहीं लिखा क्या आप लोगों ने? ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, ये तो लिखो पहले, डेल्टा एच इक्वल टू माइनस एक्स, और बी इस रिएक्शन को इनवर्स कर दूंगा तो इस रिएक्शन के लिए साइन भी क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा हीट का। लिखो अगर ये नहीं लिखा। एग्जाम्पल से वो समझ में आएगा। डेफिनेशन नहीं पढ़नी होती, डेफिनेशन पढ़ोगे तो रट्टा मारोगे। डेफिनेशन तो आपको पता ही अपनी इंग्लिश में कैसी आती है, एग्जाम्पल से समझा करो। लिखे नेक्स्ट लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ ए रिएक्शन। पहला फैक्टर लिखो रिएक्शन कंडीशंस। भाई हम रिएक्शन कंडीशंस हम क्या करते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी ये करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। और रिएक्शंस जो होती है, रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन हम क्या करते हैं? रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसलिए हम बार बार डेल्टा एच लिख रहे हैं। बात समझ में आई सबको? और डेल्टा ई होती है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम रिएक्शन जो करवाते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे करवाते हैं, वॉल्यूम चाहे चेंज भी हो सकता है, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए हम बार बार डेल्टा एच डिफाइन कर रहे हैं। समझ आई बात? अब जो डेल्टा एच है वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव आ सकता है और डेल्टा एच नेगेटिव आ सकता है। मान लीजिए डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाए, रिएक्शन कैसी होगी? डेल्टा एच पॉजिटिव आ सकता है, डेल्टा एच नेगेटिव आ सकता है। अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई डाउट है क्या? समझ आया सबको? अब हमारी कोई रिएक्शन है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड ये, एक तो डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस एक्स, पॉजिटिव आएगा। एक्स कोई नंबर है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक। इस रिएक्शन को दूसरा वे डिफाइन करने का ये भी है, ए और ये बी, इसमें क्या करेंगे? माइनस एक्स, ठीक। यानी इसको या तो ऐसे लिखो ए प्लस एक्स, और ऐसे लिख दो ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी माइनस एक्स, क्योंकि इधर इसका मतलब क्या है? एक्स। रिएक्टेंट की तरफ लिखने का मतलब यह है कि वो हीट एब्जॉर्ब हुई है। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या किसी को? ये बात समझ में आई मेरी? पक्का? अब देखो इधर अगर मैं लिखूंगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट अगर नेगेटिव आता है डेल्टा साइन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको मैं कैसे लिखूंगा? ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, इसके लिए डेल्टा एच क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए मैं ऐसे लिखता हूं ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस एक्स। प्लस एक्स क्या है? हीट को शो कर रहा है, और प्लस एक्स इधर बी प्लस एक्स, यानी प्रोडक्ट के साथ साथ हीट निकली है। समझ आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट है क्या? समझ आ? ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कर लोगे? बोलो भाई। अब इन रिएक्शंस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम सीख चुके हैं
कि देखो यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखाई जाती है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक, और यहां पे हम दिखाते हैं क्या, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट, ठीक, हीट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की शो करते हैं। यहां पे मान लीजिए ऐसा आ जाए, ये रिएक्टेंट है, ये ए है और ये बी है, ठीक। अब देखो ये प्रोडक्ट की हीट है यहां पे, ठीक, और ये रिएक्टेंट की हीट है। आपने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, प्रोडक्ट की हीट माइनस रिएक्टेंट की हीट क्या कहलाती है, हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये प्रोडक्ट की है और ये रिएक्टेंट की है, ये मान लीजिए 100 है, ये 50 है, टोटल कितना आया, +50 आया ना। तो +50 आया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें ये वाला ग्राफ बनेगा। अगर मान लीजिए एक्सोथर्मिक की बात की जाए, यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और यहां पे हीट ऑफ रिएक्शन, क्या करेंगे, इसमें रिएक्टेंट की ज्यादा रहेगी, प्रोडक्ट की कम रहेगी। यहां पे रिएक्टेंट आएगा ए और यहां पे आएगा प्रोडक्ट बी, तो ये प्रोडक्ट की हीट है, ठीक, और ये रिएक्टेंट की हीट है, ये प्रोडक्ट की हीट और ये रिएक्टेंट की हीट, ठीक। यहां पे आर और पी लिख लो आप, ठीक, सब जगह ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, ये हीट ऑफ प्रोडक्ट, ये हीट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो पॉजिटिव आएगा ना, HP - HR। और यहां पे रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम क्या बोलेंगे, हम सिंपली बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट, और इसमें प्रोडक्ट। लिख लो, ये जल्दी लिखो। समझ के करना, आसान सा है, क्योंकि क्लास में समझ में आ गया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर जाके बस ऐसे दिखना, अच्छा ये तो आता है ऐसे। अच्छा यहाँ पे ये डेल्टा एच होगा ना, ये डेल्टा एच आएगा अपना ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये तो पता है आप सबको, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, जब प्रोडक्ट का कम है तो यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। ये नहीं बोलना सर ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नेगेटिव नीचे आता है, वो बात नहीं है। हम लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट। इसलिए बोल रहा हूँ नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट की ज्यादा है। समझ आया? तो अब इस ग्राफ को एग्जामिनर ऐसे भी तो दे सकता है, मैं अगर इसको ऐसा बना दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखना एक बार, इस ग्राफ को मैं ऐसा बना दूं, देखना इसी के नीचे कि इसमें ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, या इस ग्राफ को ऐसा बना दूं, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो यहां पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की हीट बढ़ रही है तो पॉजिटिव आएगा ना, डेल्टा एच चेंज, ये जो चेंज आएगा पॉजिटिव आएगा। और यहां पे रिएक्टेंट की ज्यादा तो प्रोडक्ट की कम है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की, समझ आ रही बात, नेगेटिव आएगा। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक को डिफाइन कर रहा है। हो सकता है ऐसा भी ग्राफ, क्या दिक्कत है। और यहां पे हम बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल बोल सकते हैं ना। एनर्जी से एनर्जी जिसकी कम होगी ज्यादा स्टेबल होगा, और इसमें प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। अब आप क्या बोलोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, बताओ क्या आएगा। आप ये बोलोगे सर जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, फिर तो वो होनी नहीं चाहिए। रैंडमनेस पढ़ा था, वो भी तो फैक्टर है, ठीक। स्टेबल है अलग बात है। किसी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट कम स्टेबल है, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करें वाटर बॉडीज में हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है एवेपोरेशन, तो वो आप बोलोगे सर वो तो रिवर्सिबल होनी चाहिए, वापस जानी चाहिए। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बार बार बाहर निकल रहा है, आप कंटिन्यूसली उसको बाहर निकाल रहे हो, तो रिएक्टेंट अपने आप फॉरवर्ड जाएगी। लीच एटलियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। प्रोडक्ट जितना बाहर निकलता रहेगा रिएक्शन आगे जाती रहेगी, भले ही कम स्टेबल है लेकिन निकल रहा है। सोचो जो अपने बफेलो का स्विमिंग पूल है उसमें से इवेपोरेशन हो रहा है कंटिन्यूसली गांव के तालाब से, और जो इवेपोरेशन हो रहा है तो बार बार ही उड़ के जा रहा ना ऊपर। अगर हम एक काम करें, जैसे बोतल है, क्या बोतल देना एक, अब ये बंद बोतल है, इसमें क्या इवेपोरेशन तो इसमें भी हो रहा है लेकिन बाहर बच के नहीं जा रहा,
प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली बाहर नहीं निकल रहा, तो जो एवापोरेशन हो रहा है वो बार बार वाटर में चला जाता है। इसलिए पानी आप जितना बोतल में रखते हो 3 दिन के बाद भी उतना ही मिलता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। समझ आई बात? एवेपोरेशन तो हुआ लेकिन वहीं पे वापस आ जाता ना, क्योंकि ये बंद है, वो बच के बाहर नहीं जाता। और अगर इसको खुली बोतल को रख दोगे 3 दिन समर में ऐसे रख दो तो वाटर कम मिलेगा, क्योंकि इवेपोरेट होकर उड़ गया। समझ आ रही बात? कोई डाउट? तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, आपको डाउट नहीं आना चाहिए माइंड में कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है सर वो होती कैसे, प्रोडक्ट कैसे बनता है, उनमें से कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट निकालना पड़ता है और फिर लीच एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड होती रहती है। अभी अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो लीच एटलियर प्रिंसिपल में समझ में आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर में, 3rd लेक्चर में। ठीक, नेक्स्ट इधर देखो, ये हो गया। सेकंड फैक्टर लिखो, अमाउंट ऑफ रिएक्शन। अमाउंट ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए क्या हो गया, A इज कन्वर्टिंग इनटू B, इसके लिए रिएक्शन के लिए डेल्टा H इक्वल टू -x है। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूं 1/2A इज कन्वर्टिंग इनटू 1/2B, तो डेल्टा H कितना आएगा, -x/2। 1 मोल के लिए x है तो हाफ मोल के लिए कितना होगा, और 2A इज कन्वर्टिंग इनटू 2B लिख दो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H। 1 मोल के लिए x है, 2 मोल के लिए -2x। इसी रिएक्शन को लिख दूं B इज कन्वर्टिंग इनटू A, अभी हमने पढ़ा था माइनस, अच्छा इस रिएक्शन को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उल्टा हो गया, इसको भी -1 से करो, डेल्टा H इज इक्वल टू +x। और ऐसे लिख दूं तो 2B इज कन्वर्टिंग इनटू 2A, 2x। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? कर सकते हैं ना ऐसे? लिखो जल्दी से, लिखा? नेक्स्ट लिखो, थर्ड, ये हो गया। थर्ड कौन सा है, थर्ड फैक्टर बोलो भाई, बोलो एक तो आप भी बता दो, लिख लो। एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म अगर चेंज होगी तो हीट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी। जैसे एग्जांपल लिख लो, हीट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज चेंज्ड। एलोट्रोपिक फॉर्म इज चेंज, sorry, heat of reaction is changed if allotropic form of reactant और product is changed। चाहे reactant की चेंज कर दो चाहे प्रोडक्ट की चेंज कर दो एलोट्रोपिक फॉर्म, तो क्या हुआ, हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। एक एग्जांपल करें, एग्जांपल से समझ में आएगा। इधर देखो, मान लीजिए मैंने कार्बन ग्रेफाइट को जलाया इन प्रेजेंस ऑफ O2, कंबशन रिएक्शन है, CO2 मिलेगा, CO2 गैस मिली और इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। वो हीट रिलीज होती है 393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक, अगर यहीं पे एक मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन जलाया हमने, ग्रेफाइट जलाया है, अगर 1 मोल में यहां पे कार्बन ग्रेफाइट की जगह किसका ले लूं, डायमंड का अगर ले लूं, सेम रिएक्शन आएगी। अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट तो सेम आ रहा है, लेकिन जो डेल्टा H आएगा इसमें वो आएगा -399.5 किलो जूल पर मोल। कोई डाउट? समझ आई बात? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? पागल हो गया यार, जब मैं करता हूं तब तो उठाते नहीं। समझ आए? तो अब देखो, जब हमने ग्रेफाइट लिया था तब इतनी हीट आई, और जब हमने डायमंड लिया तब अलग हीट आई। यानी एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज होने से रिएक्टेंट की हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है ना? ये समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट था। आगे कुछ और बता रहा हूं एक्स्ट्रा। मान लीजिए ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है। 1 में से मैं 2 माइनस कर दूं, क्या आएगा, कार्बन ग्रेफाइट। ठीक, ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, CO2 इधर आ जाएगा, CO2 से CO2 कैंसिल करके दिखाऊं क्या? लिखूं एक बार, CO2 इधर आएगा, O2 उधर जाएगा, O2 से O2 कैंसिल, CO2 से CO2 कैंसिल, कार्बन डायमंड उधर रह जाएगा। या करूं तो ये आएगा। और अगर हम ये डेल्टा H1 ये डेल्टा H2, तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या लिखेंगे, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, ये लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए। कोई डाउट है क्या? तो ये -393.5 और -399.5 विच इज इक्वल टू 6 किलो जूल पर मोल आ गया। यानी
1 मोल ग्रेफाइट को अगर अपने को डायमंड में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? 6 किलो जूल। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल है? थर्मोडायनेमिकली कार्बन ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है अपने आप क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, और हम ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी देके। कर सकते हैं, कर लो घर पे, लेकिन टाइम कितना लगेगा? थर्मो ने तो बोल दिया ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन टाइम थोड़ा बताया थर्मो ने। टाइम कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन। हो सकता है लाखों वर्ष लग जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इसलिए ऐसी कोशिश मत करना। लिखो इसको और नीचे लिख लेना, कार्बन थर्मोडायनेमिकली कार्बन ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन कार्बन डायमंड। जल्दी लिखो। थर्मोडायनेमिकली कार्बन ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन कार्बन डायमंड। यार सीधा लिख लो, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। सबको बताओ कार्बन है। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। नेक्स्ट लिखो फोर्थ फैक्टर, एलोट्रोपिक फॉर्म। नहीं, एलोट्रोपिक फॉर्म तो हो गया ना। फिजिकल स्टेट लिखो। अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, तब भी क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करती है। लिखवाऊं क्या? इफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज चेंज देन हीट ऑफ रिएक्शन इज चेंज। ठीक है। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। कितने इंटेलिजेंट होते जा रहे हो आप लोग। H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। देन डेल्टा H इक्वल टू -285.5 किलो जूल पर मोल। इस रिएक्शन के लिए जब H2 का 1 मोल O2 के हाफ मोल के साथ रिएक्शन करके H2O का 1 मोल बनाता है लिक्विड स्टेट में, तब अगर यही रिएक्शन ऐसे हो रही है, H2 का 1 मोल O2 के हाफ मोल के साथ रिएक्शन करके H2O का 1 मोल बना रहा है लेकिन गैसीय स्टेट में, तो इसमें जो हीट रिलीज होती है दैट इज 242 किलो जूल पर मोल। ठीक, यहां पे लिक्विड बना वाटर, यहां पे गैस बना, तो हीट में डिफरेंस आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? समझ आ गई ये बात? नहीं आई? अगर मान लीजिए अब मैं क्या करूं, जो ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दूं, H2O गैसियस इधर आ जाएगा। ठीक, H2 और हाफ O2 उधर चले जाएंगे, H2 से H2 कैंसिल, O2 से O2 कैंसिल, और H2O गैसियस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड। और इसको क्या लिखूंगा मैं? डेल्टा H इज इक्वल टू -285.5, इसमें से एक हटेगा, -242, कितना आएगा? -43.5 किलो जूल पर मोल। समझ आई कि नहीं आई बात? यानी 1 मोल गैसियस वाटर अगर 1 मोल लिक्विड वाटर में जाता है तो इतनी हीट रिलीज होगी। अरे गैस क्या है? वेपर्स है, वेपर्स में हीट है, तो वो अगर ठंडा होंगी तो हीट रिलीज करेंगी, कंडेंसेशन है। समझ आई? तो उसमें इतनी हीट रिलीज होती है। कोई डाउट है क्या? पर मोल। लिखो जल्दी से। लिख लिया सबने? अब एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड amount of heat released when 1 gram water vapors is converted into liquid वाटर। जल्दी बता दो। अरे 1 मोल H2O गैसियस H2O वेपर जब H2O लिक्विड में जा रहे तो इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो उसके लिए कितना आएगा? डेल्टा H 1 ग्राम के लिए, 1 मोल के लिए इतना है, 1 ग्राम के लिए कितना होगा? डिवाइड बाई 18। समझ आई बात? कितना आंसर आएगा? कर लोगे? -2, कितना बचेगा? 0.41 अप्रोक्स, इतना ना।
किलो जूल। समझ आई बात? तो आंसर क्या लगाओगे? अगर ऑप्शन में ये आंसर दिया गया है तो ये नहीं लगाना है, प्लस 2.41 लगाना है, क्योंकि उसने साफ साफ लिख दिया अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, नेगेटिव साइन उसने खुद ने बोल दिया। तो आंसर जब आप दोगे, आंसर आप ये बोलोगे प्लस 2.41। ये मिस्टेक एग्जामिनर बहुत बार करवाता है, खासकर थर्मो में, वर्क डन में। और कोचिंग वाले फिर बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अरे उसने साफ साफ लिख के दे दिया भाई, साइन उसने, साइन कन्वेंशन उसने दे दिया, एग्जामिनर ने बोल दिया। हम बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव में आता है, वर्क डन नेगेटिव आता है। अगर बाय द सिस्टम लिख दिया तो ओनली वैल्यू लिखी जाएगी। ये इस बार भी क्या है, हर कोचिंग ने इसको गलत ठहराया है। एग्जामिनर गलत नहीं है, सबने उसको नोटिस दिया, सबने उसको लिख के भेजा कि आप गलत कर रहे हो। उसने बोला मेरा सही है, मनमानी चलती है अपनी। एग्जामिनर है भाई। तो मैं बता देता हूं आपको, अगर एग्जामिनर ने लिख दिया हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम तो वहां पे पॉजिटिव आंसर लगाना आपको। उसने लिख दिया वर्क डन बाय द सिस्टम, फिर नेगेटिव लगाने की क्या जरूरत है? वो वैल्यू पूछ रहा है आपसे, नेगेटिव लगाओगे तो गलत हो जाएगा। और बहुत बार एग्जामिनर ऐसा कर चुका है। समझ आई बात? ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये नोट डाउन करने की बात है, इंटेलिजेंट लोग बताते हैं बस। लास्ट फैक्टर लिखो, टेम्परेचर, फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर। फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन में लिखो फिफ्थ फैक्टर, लास्ट फैक्टर एक टेम्परेचर। किरचॉफ्स लॉ पढ़ा आपने? स्पेलिंग देख लेना क्या आती है इसकी। इसमें हम लिखते हैं डेल्टा Cp इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1। सबको पता है ये किरचॉफ्स लॉ है। व्हाट इज डेल्टा Cp? व्हाट इज डेल्टा Cp? चेंज इन स्पेसिफिक हीट, चेंज इन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब डेल्टा H1 बताऊं? डेल्टा H1 चेंज इन हीट, चेंज इन हीट, या हीट बोल दो या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बहुत बार एंथैल्पी यूज करते हैं वैसे हम इसको ना, एंथैल्पी, एंथैल्पी कहना ज्यादा सही है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एंथैल्पी अपने आप अंडरस्टूड है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट की बात हो रही है। ठीक, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी यूज करो एट टेम्परेचर T1। और डेल्टा H2 क्या होगा? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2। अगर हम इसी चीज को लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा Cv इज इक्वल टू, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात कर ले, कांस्टेंट वॉल्यूम में हम Cp की जगह क्या लिख देंगे? Cv। और डेल्टा H की जगह क्या लिख देंगे? डेल्टा E, डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 अपॉन T2 माइनस T1। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? लिखो जल्दी से। If specific heat of iodine vapors, if specific heat of iodine vapors and iodine solid at constant pressure are is specific heat of iodine vapors and iodine solid at constant pressure are 0.031 and 0.055 यूनिट अपने आप लिख लेना। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखते हैं वैसे ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखो, डेल्टा सी को यहाँ पे Cp को, ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना। आज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखेंगे ना क्या? तो डेल्टा Cp की बात कर रहा हूं मैं, Cp की बात कर रहा हूं। हीट कैपेसिटी होता है क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयोडीन एंड आयोडीन वेपर एंड आयोडीन सॉलिड आर 0.031 and 0.05 respectively, and
change in heat of reaction and change in heat of reaction and change in heat of reaction when iodine is converted into iodine solid is converted into iodine vapors is 24 calorie per gram, is 24 कैलोरी पर ग्राम। आ गया ना पर ग्राम, उसको कंपेयर करने के लिए, समझ आया? 24 कैलोरी पर ग्राम एट 300 डिग्री सेल्सियस, एट 300 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या लिखवा आपको? आयोडीन सॉलिड इज क्या लिखवा? व्हेन आयोडीन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू आयोडीन वेपर्स इज 24 कैलोरी पर ग्राम एट 300 डिग्री से, है ना? देन ठीक है, देन फाइंड आउट चेंज इन हीट ऑफ द रिएक्शन एट 400 डिग्री सेल्सियस। जल्दी करो, फॉर्मूला लगाना है बस, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। अब ठीक है, ये यूनिट भी लिख लो साथ में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट लिख लो। देख लिया मैंने, देखो I2 सॉलिड, आपको रिएक्शन ये दे रखी है, I2 सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू I2 गैसियस। इसके लिए डेल्टा एच दे रखा ना आपको, कितना दे रखा है? 24 कैलोरी पर ग्राम, ये दे रखा है। अपने को क्या चाहिए? इसके लिए दे दिया, इसके लिए सीपी दे रखा, कितना दे रखा है? 0.055, और इसके लिए 0.31। हम क्या करेंगे? डेल्टा सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा सीपी क्या आएगा? इसका माइनस इसका, 0.031 माइनस 0.055, कितना आया? माइनस 0.024, यह आ गया। तो डेल्टा सीपी इज इक्वल टू 0.024 माइनस डेल्टा सीपी इज इक्वल टू डेल्टा H2 फाइंड आउट करनी है अपने को, माइनस डेल्टा H1 कितना है? 24। इसके लिए टेम्परेचर कितना है? 400 माइनस 300, कितना? उधर जाके करो, ये हो गया 2.4 माइनस का, और ये डेल्टा H2 माइनस 24, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस डेल्टा H2 इक्वल टू कितना आएगा? ठीक है, समझ आया नहीं आया? लिखो जल्दी से। तो ये हो गया भाई फैक्टर्स। अब मैं आपको दो लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक तो वैसे बता ही चुका हूं, लेकिन अब अंडर द लॉ पढ़ा दूंगा ना, नेम के अंडर पढ़ाऊंगा। करें स्टार्ट? करें? तो लिखो, लिख लिया ये सबने? टफ क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बस, इस पे आते नहीं है वैसे आपके, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। इस पे क्वेश्चन देके एग्जामिनर क्या वैल्यू पुट करा करा के चेक कर रहा है। लिख लिया? अब लिखो, नेक्स्ट लिखो, लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स, हेडिंग है, नई हेडिंग है, लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स। दो लॉ पढ़ने हैं, पहला लिखो लेवसियर एंड लाप्लास लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स, थर्मो के लॉ लिखो, पहला लिखो लेवसियर एंड लाप्लास लॉ। लिखो, हीट चेंज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, हीट चेंज, ये लिखना क्या? इट स्टेट्स दैट हीट चेंज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज सेम एज, हीट चेंज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज सेम एज द अमाउंट ऑफ heat change during formation of that compound, during formation of that compound is same as the amount of heat change during formation of that compound with opposite sign। समझ गए मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं? कोई डाउट है क्या? मान लीजिए देखो, B और C ने मिलके क्या किया भाई? B और C ने मिलके A बनाया, ठीक? और इसके ए के बनने में जो हीट मिली अपने को, मान लीजिए एक्स रिलीज हुई, ठीक?
अगर मैं ए का डिकम्पोजिशन करता हूं तो बी प्लस सी टूटने के बाद बी प्लस सी देगा, और इसके लिए डेल्टा एच कितना आएगा, प्लस एक्स। हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज सेम एज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड बट विद, यही तो है, सीधा सा मतलब यही कह रहा है, रिएक्शन को उल्टा करोगे ना हीट का साइन इनवर्स हो जाएगा। मैंने पहले इसीलिए लिखवा था ताकि ये जल्दी समझ में आ जाए। ठीक, लिख लो एग्जांपल, या किसी रिएक्शन को लिख के दिखाऊं, बड़े इंटेलिजेंट हो, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड है। क्या हो गया, डेल्टा एच मान लीजिए इसके लिए -68 किलो कैलोरी है पर मोल, और मैं H2O का अगर ये H2O का फॉर्मेशन हुआ, H2O का अगर डिकम्पोजिशन करता हूं तो उसके लिए ये आएगी डेल्टा एच प्लस 68 किलो कैलोरी आएगी पर मोल। समझ आई बात, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा, मैं वैल्यूज जो लिख रहा हूं याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई वैल्यू आपको याद नहीं करनी है। कहीं याद करने बैठ जाओ, सर ने लिखा था धड़ाधड़ लिख रहे थे, है ना, ऐसे रटी रटाइए 4-5 वैल्यू, ज़्यादा मैं भी नहीं याद करता, आपको भी याद नहीं करनी है। एग्जामिनर सब कुछ देगा, कहीं वहाँ इनको पढ़ने बैठ जाओ, सर ने साफ साफ लिखी तो मैं भी याद करूँगा, इसको नहीं याद करनी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, याद कुछ नहीं करना जब तक मैं नहीं बोलूँगा, जो चीज़ मैं बोलूँगा वो याद करनी है, बाकी समझनी है बस, ठीक। नेक्स्ट लिखो, हैश लॉ, सुना है? अब ये भाई साहब ये कहते हैं, इस लॉ का मतलब ये है कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है, चाहे वो एक स्टेप में हो, चाहे 2 में हो, चाहे 10 में हो, उस रिएक्शन में टोटल हीट चेंज क्या होगा, सेम होगा। लिखो लिखो, इट स्टेट्स दैट द हीट चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन is always same. The heat change during a reaction is always same, whether it takes place in a single step or multiple step. किसी भी रिएक्शन के लिए हीट चेंज हमेशा वही रहेगा, चाहे ये एक स्टेप में हो या चाहे बहुत सारे स्टेप में हो, ये बोला मैंने। It states that heat change during a reaction is same whether it takes place in a single step or मल्टीपल स्टेप। जैसे मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूं A इज कन्वर्टिंग इनटू B, ठीक, इसके लिए मान लीजिए हीट चेंज टोटल डेल्टा H आया। मैं अगर इसको बोलता भाई A पहले C में जाता है और डेल्टा H1 हीट का चेंज आता है, फिर C D में जाता है, इसके लिए डेल्टा H2 आता है, फिर मैं बोलता D B में जाता है, इसके लिए डेल्टा H3 आता है, तो ये तीनों का सम डेल्टा H के इक्वल आएगा। चाहे एक स्टेप में और ये 3 स्टेप में हुई, इन तीनों का सम इसके इक्वल आएगा। समझे मेरी बात? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। इन 2 लॉ का यूज करते हुए हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। ये तो समझ में आता ना सबको? नहीं समझा? ये तो इजी है ना। हीट क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव है नेचर में, तो ऐड कर सकते हैं, उल्टा करोगे तो रिवर्स हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? तो सिंपल जो बेसिक है वो तैयार करो। जैसे एक एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक, और CO2 गैस में कन्वर्ट होता है। मान लीजिए इसके लिए टोटल हीट जो चेंज हुई, हीट जो रिलीज हुई 98 किलो कैलोरी हुई फॉर एग्जाम्पल, या 93 किलो कैलोरी होती इसमें एग्जैक्ट, ठीक। अगर मैं मान लीजिए इस रिएक्शन को ऐसे करता, ये हाफ O2 के साथ रिएक्शन करता है भाई, ठीक, और ये हाफ O2 के साथ रिएक्शन करके पहले CO गैस बना रहा है, और यहां पे हीट रिलीज मान लीजिए 68 हुई, 68 किलो कैलोरी हुई, ठीक। फिर ये CO से हाफ O2 के साथ फिर रिएक्शन करता है और CO2 बनाता है, तो यहां पे कितनी हीट रिलीज होगी? -25 हुई होगी। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? बोलो भाई। कर सकते हैं ऐसे? करें। इसी चीज को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ये हो गया टॉपिक खत्म अपना। अब टाइप्स ऑफ हीट पढ़ेंगे हम। देखो, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन।
हीट ऑफ रिएक्शन के टाइप। अब बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला लिखो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। लिख लिया, लिखो लिखो, इट इज द हीट और एनर्जी चेंज, इट इज द हीट और एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल कंपाउंड, when one mole compound is formed from its constituent elements, when one mole compound is formed from its constituent elements in their most stable state और reference state या standard state बोल दो, in their most stable state ही लिखो बस आप। It is the heat or energy change when one mole compound is formed from its constituent element in their most stable state। अब वन मोल को अंडरलाइन करो सबसे पहले तो, और मोस्ट स्टेबल स्टेट को अंडरलाइन करो, यही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस रिएक्शन में, ठीक। अब ये जो हीट होगी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव, वन मोल इसीलिए अंडरलाइन करवाया मैंने, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, फिक्स कर दिया ना आपने, एक मोल के लिए बात करेंगे तो एक्सटेंसिव कैसे है, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लिखो, फंस गए ना अपनी बातों में। यूनिट क्या होगी इसकी, जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, कैलोरी पर मोल, समझ आ रही बात। नेक्स्ट लिखो, ये लिख लिया। अब मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, एग्जांपल से और समझ में आएगा। आपको यह भी बताना ये हीट ऑफ रिएक्शन है या नहीं है, आपको यह भी बताना ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक। करूं स्टार्ट। मैं यहां पे जैसे यहां लिखूंगा डेल्टा आर एच, आपको यस और नो बोलना है, डेल्टा एफ एच हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका मतलब ये हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हीट, अब मैं पहले बोल देता हूं, रिवाइज करवाता हूं। हीट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको ओनली एक ही बात देखनी है कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, चाहे कितने भी मोल आए। दूसरा, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए देखना, एक तो एक मोल बनना चाहिए और उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए। क्या बोला मैंने, एलिमेंट्स, मिस्टेक करोगे भी आप, ठीक। रेडी हो जाओ, आओ। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड, ठीक है। क्या ये हीट ऑफ रिएक्शन है, बोलो भाई। और क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है कि नहीं है, समझ आया कि नहीं यार, कोई डाउट है क्या। कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस, क्या हीट ऑफ रिएक्शन है, क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। कार्बन डायमंड प्लस O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस, क्या ये हीट ऑफ रिएक्शन है, क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है या जो रेफरेंस स्टेट होती है कार्बन की ग्रेफाइट मानी जाती है, डायमंड नहीं मानी जाती, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। क्योंकि CO2 का 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है 1 मोल का, लेकिन क्या इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से हो रहा है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इसका कार्बन और O2 तो है, लेकिन कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म होती है स्टेबल स्टेट। नहीं समझा, दोबारा बोलूं। हमने यहां पे देखा, देखो सबसे पहले हम देखते हैं हीट ऑफ रिएक्शन देखनी है जब बैलेंस रिएक्शन देखनी चाहिए, पहले वाली सबको समझ में आ गई। दूसरी, दोनों में बैलेंस रिएक्शन है, ठीक, तो दोनों रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, कुछ भी नहीं देखना। और फिर हम देख रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन में सबसे पहला काम यह है कि 1 मोल बन रहा है, इसमें भी बन रहा है। क्या ये हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि जो इसका 1 मोल बन रहा है CO2 का 1 मोल उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, कार्बन ग्रेफाइट O2 गैस। क्या इस रिएक्शन के लिए 1 मोल तो बन रहा है CO2 का, क्या इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, नहीं समझ में आई मेरी बात, क्या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, कोई डाउट है क्या, क्या क्या बोला, रिएक्टेंट में जो है वो मोल्स
हाँ रिएक्टेंट ही तो होगा मोस्ट स्टेबल स्टेट में, मतलब नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं H2 गैस होती है, O2 गैस होती है, ऐसे सोडियम सॉलिड है, कैल्शियम सॉलिड है, वो इनकी स्टेबल स्टेट है। कार्बन की स्टेबल स्टेट कार्बन ग्रेफाइट है, डायमंड नहीं है। ठीक, स्टैंडर्ड स्टेट जो है कार्बन की ग्रेफाइट है, ध्यान रखना हमेशा। कोई डाउट है क्या? अभी लिखवा भी दूंगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और क्वेश्चन पूछ लूं अब तो, इसलिए ये क्योंकि कार्बन डायमंड से बन रहा है इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। और देखना, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू CaCO3 गैसियस, सॉरी सॉलिड। क्या ये हीट ऑफ रिएक्शन है? क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? एक मोल CaCO3 का बन तो रहा है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं है, दीज आर कंपाउंड्स। CO2 कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। कितनी बेसिक चीजें हैं। CaO कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है इसका। अगर इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता हूं, दृष्टि देखो, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 3/O2 गैस CaCO3 में कन्वर्ट हो रहा है, क्या रिएक्शन बैलेंस है? देन इट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा इसके लिए। अगर इसी रिएक्शन में बोलो हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे CaCO3 के लिए। देखो कैल्शियम सॉलिड में है, कार्बन ग्रेफाइट में, O2 गैस में, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से CaCO3 बन रहा है, तो हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RH इज इक्वल टू डेल्टा FH, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। नहीं बोल सकते क्या? नहीं समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट है क्या किसी को? और करते हैं, और करें, और अच्छा करें। H2 गैस प्लस Br2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2HBr गैस, क्या हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा? बैलेंस रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन इसके लिए डिफाइंड है। क्या इसके लिए फॉर्मेशन डिफाइंड है? क्यों? क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं, 1 मोल बनना चाहिए, 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। नेक्स्ट, H2 गैस प्लस Br2 गैस, हाफ मोल H2 का, हाफ मोल Br2 का, कन्वर्टिंग इनटू HBr गैस, क्या हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा? कहलाएगा। क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। आप बताओ। ब्रोमीन स्टैंडर्ड स्टेट में गैस में नहीं होता, लिक्विड में होता है, तो इसलिए तो अच्छा क्वेश्चन बोला। हीट ऑफ फॉर्मेशन के नखरे ज्यादा है, तो तभी तो पता चलेगा। देखो सब कुछ आपको सेम नजर आ रहा है। अब इस रिएक्शन के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन? क्योंकि देखो 1 मोल बन रहा है, ठीक, रिएक्शन बैलेंस तो है ही है, 1 मोल बन रहा है, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है इनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट में, तो इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा, और हीट ऑफ रिएक्शन तो है ही है, यानी दोनों बराबर होंगे। जहां भी ये बराबर आएंगे ऐसे, है ना, बोल सकते हैं ना बराबर होंगे। कोई डाउट है क्या? और करूं? अच्छा और करते हैं, इधर देखना। N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3 गैस, डेल्टा RH डेल्टा FH, क्या इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं? क्या जो यहां पे हीट निकलेगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी? नहीं होगी। या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं इस रिएक्शन के लिए जो हीट आएगी उसका अगर आधा कर दे हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी। कोई डाउट है क्या? सही है ना? नहीं, अभी भी मना कर रहे हो। अरे इस रिएक्शन के लिए 2 मोल के लिए आई है, अगर इस रिएक्शन का मैं आधा कर दूंगा ऐसे, तो बताओ हीट ऑफ फॉर्मेशन आएगी कि नहीं आएगी? तो आप सीधा ही बोल दो जो ऊपर वाली रिएक्शन है, जो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन है, अगर उसका आधा कर दो तो हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहां पे तो इक्वल आएगी। कोई डाउट है किसी को? अब तो कर लोगे, ठीक। अब कभी भी, अच्छा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे अपने को, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF नोट, ठीक। अब ध्यान से सुनना, मैं एक चीज और करवाऊंगा अभी आपसे। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, हीट की वही डेफिनेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन की। व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड द हीट चेंज या एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द formation of 1 mole of a compound from its constituent elements in their most stable state at standard conditions, यानी 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। अब पूछूं, देखो ये H2 गैस
प्लस हाफ O2 गैस ने रिएक्ट किया और H2O गैसियस बनाया। क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है? हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा हूं मैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन तो है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि H2O लिक्विड बनेगा 298 केल्विन पे। लेकिन इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं आपको। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? H2 गैस हाफ O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड। दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, ऑल्सो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। छोटी सी चीज थी ये तो। अब एक फॉर्मूला आता अपने लिए, देखो, अगर अपने को हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है और अपने को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, ध्यान से सुनना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर कर दिया जाए, रिएक्टेंट अगर कर दिया जाए तो देन क्या आ जाएगा? अपना हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। ये फॉर्मूला आप चाहो तो याद कर सकते हो, क्योंकि इससे जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जो मैं चीज़ पढ़ाऊंगा फिर उसमें इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। चाहो तो ये एक फॉर्मूला ओनली आप याद कर सकते हो, मैं इसको यूटिलाइज भी करवा दूंगा और वैसे ही बता दूंगा। जल्दी लिखो। जरूरी है भाई। भाई ने बोला, एक मिनट ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, इधर सुनो सारे। इन्होंने ये बोला हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो कंपाउंड बन रहा है तो उसमें हीट रिलीज होगी, और कंपाउंड तभी बनते हैं जब हीट रिलीज होती है। मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, कार्बन ग्रेफाइट इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डायमंड। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, कार्बन डायमंड बन रहा है, उसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन वो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लिख लेना एग्जाम्पल, वेरी इंटेलिजेंट। लगभग मैंने सारे एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश किया, हो गए सारे, है ना। अब एक चीज लिखो आप, लिखो लिखो, एक बात लिखो, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ elements, standard heat of formation of elements in their standard state or reference state is 0. Standard heat of formation of elements in their standard state or reference state, standard state लिख लो, reference state लिखना क्या जरूरी है? in their standard state is 0. क्या बोला समझ में आई? अब एलिमेंट्स को अंडरलाइन करो। मैं पता क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि किसी एलिमेंट के बनने की, किसी एलिमेंट के बनने की जो हीट है वो 0 है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में, अलग नहीं, स्टैंडर्ड स्टेट में। जैसे O2 अपने स्टैंडर्ड स्टेट में गैसियस है, O2 को आपने बनाया क्या? तो ऑक्सीजन एलिमेंट जो स्टैंडर्ड स्टेट में किसमें है? O2 में है। तो O2 गैसियस की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? 0 होगी। जैसे एग्जांपल किसके लिए? O2 गैसियस के लिए, H2 गैसियस के लिए, Cl2 गैसियस के लिए, Br2 लिक्विड के लिए, F2 गैसियस के लिए, कॉपर सॉलिड के लिए, ठीक, सोडियम सॉलिड के लिए, आयरन सॉलिड के लिए। ये क्या एलिमेंट्स है? इन देयर स्टेबल स्टेट, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इन देयर रेफरेंस स्टेट। इनको आपने नहीं बनाया, अपने आप इस स्टेट में है, ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इनको बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है, तो इसलिए इनकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी? 0। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक, कोई डाउट है क्या? और भी लिख सकते हो, कितने ही लिख लो। सल्फर रोम्बिक की क्या होगी? इनकी सबकी क्या होगी? 0 होगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी इनकी। कोई डाउट है क्या किसी को? लिखो जल्दी से। है I2 सॉलिड में, सॉलिड में पा जाता है नॉर्मली।
हाँ, लेकिन अगर Br2 गैसियस लिख देगा ना, उसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड में एग्जिस्ट करता हो। लिक्विड से आप गैस में उसको लेके गए हो, आपको हीट देनी पड़ी होगी। समझे ना मेरी बात? नहीं समझे? लिखो, ये एग्जांपल लिखते हैं, चलो जल्दी लिखो। और ध्यान से मैंने एलिमेंट्स को अंडरलाइन कराया है, एलिमेंट्स के लिए जीरो है। समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट लिखो, लिखो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज जीरो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज जीरो। फर्स्ट ऑप्शन N2 गैस, सेकेंड ऑप्शन F2 गैस, थर्ड H2O गैस, फोर्थ इज नॉट जीरो। लिख लो ना आप, या जीरो लिख लिया? हाँ जीरो लिख लो, चलो ठीक है, एक ही बात है। फिफ्थ कार्बन ग्रेफाइट, सिक्स्थ कार्बन डायमंड, सेवंथ CO2 गैस, एट्थ Br2 गैस, नाइन्थ Br2 लिक्विड, टेंथ NH3 गैस, 11th I2 सॉलिड, 12th I2 गैस, 13 H प्लस आयंस। क्या हुआ? 14 क्लोरीन एटम, 15th कॉपर सॉलिड। लिखो जल्दी जल्दी, इधर देखो, करवाऊं मैं भाई? N2 गैस इसके लिए जीरो होगा या नहीं होगा? होगा। F2 गैस इसके लिए, फ्लोरीन गैसियस है, H2O गैसियस है क्या? नहीं। H2O लिक्विड इसके लिए जीरो होगा ना? एलिमेंट है गए, एलिमेंट के लिए जीरो होता भाई, एलिमेंट अंडरलाइन करवाया था। ये भगवान, कार्बन ग्रेफाइट के लिए जीरो होगा, कार्बन ऑलरेडी स्टैंडर्ड स्टेट में ग्रेफाइट में है। डायमंड के लिए जीरो नहीं होगा, ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट होता है, तो रहे उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट ग्रेफाइट है। ठीक, सही है। अरे हंसने की बात नहीं, सीखो इनको। CO2 गैस जीरो नहीं होगा। Br2 गैसियस का, Br2 लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो गैसियस में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो कैसे वो जीरो हो सकती है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन? Br2 को गैसियस बनाने के लिए आपने एनर्जी दी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो कैसे हुई? हाँ भाई, एक एग्जांपल और आ गया एंडोथर्मिक का, नहीं आया? और लिखो यहां पे एक एग्जांपल और लिखो, सोडियम गैसियस, ये भी लिखो एक एग्जांपल। Br2 लिक्विड जीरो होगा, NH3 अरे कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है ही नहीं, I2 सॉलिड जीरो होगा, I2 गैसियस नॉन जीरो, H प्लस आयन आपको बनाया है, आयनाइजेशन एनर्जी दी आप, पहले एटमाइजेशन किया, H2 को 2 हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट किया, फिर उसका आयनाइजेशन किया, आयनाइजेशन एनर्जी देके तब जाके H प्लस बना है। जीरो कैसे होगा? क्लोरीन को Cl2 से आप क्लोरीन एटम में लेके गए, तो वहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ी है, एटमाइजेशन किया आपने, ये भी जीरो नहीं होगा। कॉपर सॉलिड में पाया जाता है, सही है। सोडियम का, सोडियम सॉलिड को आप गैस में लेके गए, सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ती है, तो नॉन जीरो होगा। और ये दे दे सोडियम सॉलिड, जीरो होगा। कोई डाउट है किसी को? CO2 का क्या कंपाउंड है भाई, एलिमेंट की जीरो होती है, एलिमेंट की, और एलिमेंट की भी दियर स्टैंडर्ड स्टेट में भाई साहब। नहीं समझ में आ रही बात है? हाँ मरकरी लिक्विड, हाँ ये एग्जांपल लिखो, मरकरी लिक्विड का क्या होगा? जीरो होगा। और 19 Hg सॉलिड नॉन जीरो होगा, Hg में लिखेंगे। समझ आई बात? और लिखो एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl? NaCl सॉलिड लिख लेना ब्रैकेट में ना। सेकंड, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl,
बड़े इंटेलिजेंट हो। मुझे एग्जामिनर पेपर बनाने का मौका देना, 4 क्वेश्चन तो हीट ऑफ फॉर्मेशन पे दूं मैं। लिखो लिखो लिखो, क्या आंसर आएगा भाई? अपने को NaCl बनाना है, ठीक। NaCl सोडियम मेटल से और क्लोरीन गैस से बनेगा, तो सोडियम मेटल लिया और क्लोरीन गैस ली, और रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, यहाँ पे 1 मोल आना चाहिए। अरे यहाँ पे एक एग्जांपल, एक ऑप्शन और लिख लो यार, मन कर रहा है मेरा ना, प्लीज एक ऑप्शन और। क्यों? क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें कवर होगी ना इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन एम्स पूछता था, मतलब पूछा नहीं उसने कभी, ये मतलब थिंकिंग मिलती है हमारी। लिखो, फाइंड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, फाइंड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन लिख लो, लिखा। फाइंड द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन लिख ली। इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 and H2O and H2O are -186 and -286 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। इन दोनों की हीट ऑफ फॉर्मेशन दी गई है, लो मैं लिख भी देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। आपको इस रिएक्शन की हीट फाइंड आउट करनी, करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है। क्या फॉर्मूला लगाया क्या? देखो भाई, बिल्कुल मैं मानता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं आता है ना, कोई फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी सी समझ है। एग्जामिनर ने ये रिएक्शन दी और मेरे से पूछा इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन, इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये पूछा गया। और मेरे को ये दिया गया H2O2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन और H2O का। तो मैं इसका मतलब ये है H2 गैस प्लस O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O2 लिक्विड। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H जो आया -186, इसका मतलब यही तो है, ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका। दूसरा मेरे को ये दिया गया H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड। डेल्टा H कितना आया? -286, ये गिवन है। और मुझे इस रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करनी है, यानी इन दोनों रिएक्शन का यूज करते हुए आप वो रिएक्शन बना सकते हो कि नहीं बना सकते। कैसे? पहले तो ना दोनों रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पे अपने को 2H2O2 चाहिए और 2H2O चाहिए। समझ आ रही है बात? ये रिएक्शन 1 है, या इधर करके दिखा देता हूं बिल्कुल साफ साफ। मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, देखो, मुझे H2O उधर चाहिए, H2O2 इधर चाहिए, तो H2O2 उधर है, इसको इधर लाने के लिए क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा रिएक्शन को, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करूंगा, लेकिन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, यही आएगा। या तो एक काम करो, रिएक्शन को उल्टा लिख लो, एक बार लिख के दिखाऊं क्या? लिख के दिखाऊं एक बार, या समझ जाओगे? जैसे इसको अगर मैं लिखता हूं, देखो दूसरी रिएक्शन लिखो, H2 प्लस हाफ O2, 2H2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये O2 हो जाएगा, एंड दिस इज 2H2O लिक्विड में। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या लिख दोगे? -286 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक। और इस रिएक्शन को उल्टा करना है, उल्टा करोगे H2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू H2 गैस प्लस O2 गैस इक्वल टू, ये डेल्टा H इक्वल टू -186, ये आ गया। और 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 2, हीट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस आएगा ना, रिएक्शन पलट दिया। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर लो ऐसा करके, या तो ऐसे करके ऐड कर लो, ठीक। तो क्या आएगा? देखो 2H2 से 2H2 कैंसिल, एक O2 कैंसिल हो जाएगा, और 2H2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2H2O प्लस O2। इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों रिएक्शन को आप जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा? दोनों को जोड़ोगे ये -200 आ जाएगा। कोई डाउट है? किस किस का ठीक था? क्या -200 किलो जूल पर मोल बोलोगे? ये किलो जूल पर मोल था 1 मोल के लिए डिफाइन, ये 2 मोल के लिए आ रहा है। समझ आई बात? नेक्स्ट लिखो फिर,
लिख लिया भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, ये AIPMT क्वेश्चन था ये वाला, इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस, डेल्टा H इक्वल टू -X। जादू समझ में आ रहे हैं पक्का? वेरी गुड। 2CO गैस प्लस O2 गैसियस इज कन्वर्टिंग इनटू 2CO2 गैस, देन डेल्टा H इक्वल टू -Y, देन फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला x माइनस वाई, दूसरा y माइनस एक्स, तीसरा y माइनस 2x अपॉन 2 और फोर्थ 2x माइनस वाई अपॉन 2। करो फाइंड आउट। अच्छा इस रिएक्शन का एक बार वो दूसरा मेथड और बताऊं क्या? ये देखो ये मेथड तो आपने कर लिया, इस रिएक्शन को हम ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने बताया ना फॉर्मूला, जैसे आपको सीधा इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन, एक बार ये फॉर्मूला और देखना, इधर देखना एक बार, सब इधर देखो इस रिएक्शन के लिए, वो फिर बाद में कर लेना। डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन करना है, मैंने बोला समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट, क्या डेल्टा HF है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, H2O प्रोडक्ट में कितनी होती है H2O की -286, लेकिन रिएक्शन में कितने मोल है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और O2 की कितनी होती है 0, अभी तो पढ़ा था। माइनस किसकी करोगे, रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की क्या है H2O2 कितने -186 मल्टीप्लाई बाई 2, सीधा यहां से भी कर सकते हो। ऐसे किसने किया था, ठीक है ऐसे भी, लेकिन यहीं तक ठीक है, अगर जब लंबी लंबी रिएक्शन आएंगे तब दिक्कत होगी। सभी रिएक्शन है, किसी में प्रोडक्ट का माइनस कराएगा, किसी में रिएक्टेंट का माइनस कराएगा, तो प्लस माइनस में ही उलझे रहोगे। क्या आंसर आया भाई, थर्ड आ गया क्या? कौन बताएगा कैसे करेंगे? अरे उंगली उठा रहे, आप बताओगे अभी? हाँ मुझे लगा कैमरामैन को समझ में आ गया, हो सकता है ऐसे कर लिया उन्होंने। ठीक, आप बता दो। इधर देखो, ये एक रिएक्शन है, अपने को फॉर्मेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। देखो कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टिंग इनटू CO गैस, ये रिएक्शन आपको चाहिए। इस रिएक्शन की हीट क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, अपने आप फॉर्मेशन होगा। समझ आ रहा है? तो कैसे करोगे, एक काम कर लो, अपने को CO उधर लेके जाना है, इस रिएक्शन को उल्टा कर दो। ठीक, ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन को उल्टा कर दो, 1 - 2 कर दो, 1 - 2, और क्योंकि 2 आ रहा है, अपने को एक CO चाहिए ना, तो डिवाइड बाई 2 और कर दो। ठीक, और इस रिएक्शन के लिए हीट भी, ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 है मान लीजिए, तो आप क्या ले, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 बाई 2, ये तो करोगे, तो डेल्टा H1 माइनस एक्स है, माइनस वाई बाई 2 करोगे, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस y माइनस 2x बाई 2। हाँ भाई, किसका? तो फिर मैंने सीधा लिख दिया ना भाई, तो माइनस और माइनस प्लस, तभी तो हुआ ये एरिया माइनस, तभी तो साइन चेंज हुआ। नहीं समझ आई बात, लिख के दिखाऊं, समझ गए ना? लास्ट क्वेश्चन, ये भी AIPMT का क्वेश्चन था। अरे मैंने क्या किया, आपको ये समझ, आप है ना इधर मत देखो, अभी इस रिएक्शन को मैं पलटूंगा। ठीक, इस रिएक्शन को मैंने पलट दिया, और इसको क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, हाफ से मल्टीप्लाई 2 बाई 2, तो इसमें भी तो मैं डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 बाई 2, तो मैंने सीधी वैल्यू रख दी उसकी। अभी भी कंफ्यूजन है? अब जब मैंने पलट के दिखा था, तो मैंने ऑलरेडी साइन पलट दिया था, और फिर दोनों को ऐड कर दिया था। वो तो मैंने पूरा पलट के दिखाना, मैंने पलट के थोड़ा दिखाया आपको। ठीक है, आगे लिखो, सल्फर प्लस 3/2 O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू SO3 गैस, इसके लिए प्लस 2x किलो कैलोरी ऐसे दे दिया। ठीक, और यहां पे आपको दे दिया SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू SO3 गैस प्लस y किलो कैलोरी, देन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस इज, पहला ऑप्शन है x प्लस वाई, दूसरा ऑप्शन है x माइनस वाई, तीसरा ऑप्शन है 2x प्लस वाई, और फोर्थ ऑप्शन है 2x माइनस वाई। आंसर दो, इतना आसान क्वेश्चन है। अरे आपको ना, आपको एक्चुअल में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 चाहिए ना, सल्फर प्लस O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू SO2, ये लेके आना है आपको। इधर सल्फर चाहिए, उधर SO2 चाहिए। इधर सल्फर है पहली इक्वेशन में, ये पहली इक्वेशन में इधर सल्फर है, ठीक। ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें SO2 इधर है, इसको उधर ले जाओ। जैसे ही आप इस रिएक्शन को देखो, S/3O2 इज कन्वर्टिंग इनटू SO3 गैस प्लस 2x लिखोगे, और दूसरी इक्वेशन को पलटो, क्या लिखोगे, SO3 इज डिसोसिएटिंग इनटू, ये प्लस y इधर, तो क्या करोगे, SO2 प्लस O2 में गया, हाफ O2 में, तो ये y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना, या तो ऐसे लिख के ऐड कर लिया करो, या सीधा करोगे तो फिर मेरी तरह लिखना पड़ेगा, ठीक। ये क्या होगा, SO3 से SO3 कैंसिल, इसका हाफ मोल इसके हाफ मोल से कैंसिल, एक मोल बचेगा, S प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू SO2, ये क्या आएगा, 2x माइनस वाई आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आप इसको ऐसा लिखने की बोल रहे हो, डेल्टा H इक्वल टू माइनस 2x, ये बोल रहे हो ना, सही बात आपकी बिल्कुल। आप लोगों ने जो बोला डेल्टा H इक्वल टू माइनस वाई लिखोगे इसको, फिर आप क्या लिखोगे, वो इक्वेशन ऐसी की ऐसी रखी है ना, फिर आपने ये इक्वेशन पलट दी, ये बोलोगे, तो इसका आंसर आना चाहिए y माइनस 2x। लेकिन एग्जाम में ऐसा ही दिया गया था क्वेश्चन, मुझे यही पूछना था, यही समझाना था बस आपको। आप मेरे से ये पूछो, एग्जाम में ऑप्शन ही ऐसे दिए गए थे, ठीक है। तो यही लिखना पड़ेगा अपने को, समझ आई मेरी बात? कोई डाउट है क्या? उसने दिया ही नहीं वैसा ऑप्शन, डेल्टा H लिख के वो दे ही नहीं रहा। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ SO2, प्रोडक्ट के साथ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। यहां पे उसने लिखा था, एक्चुअली मैंने क्या लिखा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, उसमें लिखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस, ऐसा लिखा। तो ये इधर अपने आप आ गया ना प्लस में, हाँ रिलीज लिखा जाएगा वहां पे, ठीक। एग्जाम में ऑप्शन यही थे, एग्जैक्ट मेरे को वो स्टेटमेंट याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन एग्जैक्ट यही थे, ऑप्शन याद है, ठीक है। समझ आ गई बात? कोई डाउट है क्या? कर लोगे? तो आज हीट ऑफ फॉर्मेशन तक ही करना, कल हीट ऑफ कंबशन करेंगे। थैंक यू भाई। कुछ पूछना है? रिवीजन करने की हिम्मत नहीं होगी अब। थैंक यू।